नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक क्लासेस पे। तो दोस्तों चलते हैं आज ग्रुप डी PYQ PYP यानी प्रीवियस ईयर्स पेपर की तरफ। 30 अगस्त को जो पूछे गए थे प्रश्न A to Z हम लोग देखेंगे। समझे? 30 अगस्त दो सेकंड शिफ्ट में जो पूछे गए थे टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ऐसे 25 प्रश्न पूछे गए थे। 5 क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट आ रहे हैं, वो हमने पिछले सेशंस में करवा दिए गए हैं। आप लोग नहीं देखे तो पिछला इसका जो भी हो, पिछला प्रीवियस आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक, और तैयारी आप लोग जारी रखिए मेरे दोस्त, क्योंकि एग्जाम डेट बहुत ही नज़दीक आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग सेशन से जुड़ जाइए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने भी बच्चे ग्रुप डी के लिए कम्पिटिटिव या ऑल कम्पिटिटिव जो भी मैथ्स में प्रश्न पूछे जाते हैं सबके लिए है ये। तो जुड़ के बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। पहला नंबर प्रश्न देखिएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है। 1920 उसका एलसीएम है, दो संख्याओं जो था, और उसका एचसीएफ 4 है। तो यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, ये आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले इस प्रकार प्रश्न बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न में एक आपको नियम याद रखना होगा, एक फॉर्मूला याद रखना होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल जो बराबर इसका हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर हो जाएगा। समझ गए? ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, उसमें से यदि एक संख्या दिया गया है 60, दूसरी संख्या हमको पता नहीं तो एक्स मान लेते हैं दूसरी संख्या। एलसीएम कितना दिया गया है, 1920 है। एचसीएफ आपका 4 है, यानी इसको यदि आप डिवाइड करते हैं यहाँ से तो 6 दिया 18, 6 दूनी 12, यानी एक्स का वैल्यू जो आ जाएगा 128 आ जाएगा। यानी दूसरी संख्या जो निकल के आया आपका 128 संख्या निकल गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा इसको थोड़ा मोटे तौर पे, कि कोई भी दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के हमेशा बराबर होता है। चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की। 3 प्रकार का छूट दिया गया था। पहली छूट 10%, दूसरी छूट 15%, तीसरी छूट 20%। इसको बताना है कि एक छूट में आपको परिवर्तन करना है। जैसे 10% है, 15% है, 20% है, इसका एक छूट कितना होगा, 50% होगा या 55% होगा, कितना एकल छूट कितना होगा। तो आप लोग इसमें अपना दिमाग शॉर्टकट लगा के इसको जोड़ नहीं दीजिएगा। 15 10 25 10 45, हाँ सर 45%, जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एकल छूट निकालने के लिए सबसे पहले इसका दो विधि निकालने के लिए आप जिस मेथड से प्रयोग करना चाहते हैं दोनों मेथड हम आप लोग के सामने रखेंगे। ठीक है, 10%, 15%, 20%। तो सबसे पहले दो एकल छूट का बट्टा निकालना है, आप लोग जानते हैं, वो भी फॉर्मूला A प्लस बी अब प्लस AB बाय 100। ठीक है, ये परिवर्तन हो सकता है माइनस प्लस, समझ गए। तो हम पहले 10% और 15% का एकल छूट निकाल लेंगे, तब जिसका इसका एकल छूट निकलेगा इसका और इसका निकाल के एकल छूट बराबर हो जाएगा। जैसे चलते हैं, माइनस पहले 10%, फिर 15%, माइनस माइनस प्लस, 10 गुना 15 बेटे 100। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आया, -25 और प्लस 1.5, यही आया ना। यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा, प्लस में यदि ये माइनस चले जाएगा तो 23.5, यानी कि 10% और 15% का एकल छूट जो हो जाएगा मेरे भाई, 10% और 15% का एकल छूट 23.5% हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दो छूट तो एकल छूट निकल गया, अब तीसरा निकाल लेते हैं। एक छूट इतना था, अब तो एक छूटा आपका 20%, इसको भी एकल छूट में बटा करना है। -20 माइनस माइनस प्लस 23, सॉरी 23.5 गुना 20 और 100। तो 10 आप इजिली यहाँ से उड़ा सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ ये चला गया, 2 से 50 चले जाएगा, 5 से 10 चले जाएगा, 5 से 5 चौक 20, 5 7 35, यानी आप बोल सकते हैं 4.7 आ जाएगा। यदि आप फ्रेशली इसको लिखते हैं तो यहाँ से माइनस जो हो जाएगा 43.5 और प्लस 4.7, यानी माइनस में प्लस जाएगा। डिस्काउंट आ रहा है, हमेशा माइनस में होगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 38.8% करेक्ट आंसर। तो 38.8% ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। एकल छूट बट्टा छूट रहा था, तो एकल छूट आप इस विधि से निकाल भी सकते हैं। पहले दो का निकाल लिए एकल छूट, फिर तीसरा जो आया तीसरा का एकल छूट निकाल लिए। यदि आप डायरेक्टली नहीं करना चाहते हैं, इसको एकल छूट डायरेक्ट परिवर्तन करना चाहते हैं, सेकंड विधि से आप लोग देख लीजिएगा, सिर्फ नज़र पे रख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि दोनों विधि आपको याद रखना है। जैसे दूसरा मेथड हम देख लेते हैं। तो दूसरा मेथड में बोले मतलब 3% एकल छूट चाहिए,
10% छोड़ दिया तो आपका वैल्यू 90% बचा, फिर 15% दिया तो आपका वैल्यू 85%, फिर 20% आपका वैल्यू 100%। तो इसको 200 से भाग कर देना है, जो भी आपका इसका उत्तर आएगा इसको 100 में माइनस कर देना है, ठीक है। तो बाकी बात उत्तर आपका 38.8 निकल के आएगा, नहीं है तो कैलकुलेशन करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप इस विधि से बता सकते हैं या तो इस विधि से बना सकते हैं, ठीक है, जैसा मर्जी लगे आप लोग को बनाना, बट बनाना छोड़ना नहीं है। चलते हैं आगे की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, एक आदमी अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस तरह लगाते हैं कि जितनी पंक्तियां उतने ही आम के पेड़ प्रत्येक पंक्ति में है। तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना था। एक बगीचा था, मैं कहीं ना कहीं बगीचे को इस रूप में दर्शा देता हूँ, ये बगीचा था। बोला जा रहा है इसमें टोटल आपका 21,025 आम के पेड़ है, ठीक, आम के पेड़ लगाने हैं, अच्छी बात है। पेड़ इस तरह लगाना है जितनी पंक्तियां है, यानी कि आम का जितनी पंक्तियां है, एक सेकंड इसको ड्रॉ बढ़िया से कर लेता हूँ जो समझने में आसानी। जितनी आम की पंक्तियां, ये मान लेते हैं ये जितनी भी है आम की पंक्तियां हैं, ठीक है। जितनी आम की पंक्तियां उतने ही आम के पेड़ पंक्तियों में हैं, यानी कि जैसे मान के चलो 1 2 3 4 5 पंक्तियां हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में आपका 5-5 आम का वृक्ष आएगा। समझ गए, इधर भी 5 आएगा, इधर भी 5 आएगा, समझ गए, यानी कि इक्वल में आएगा। समझने का मतलब ये है कि इक्वल में आएगा। जैसे आपको हमने बता दिए कि एक बगीचा था, इसमें आपको आम का पेड़ लगाना था, जो जितना ही इसमें आपकी पंक्तियां हैं उतने आम का पेड़ है, ठीक है। तो यहाँ से आप इजिली देख सकते हैं एग्जाम्पल में 3 3 6 3 9, यानी टोटल आम का पेड़ 9 है, ठीक है, टोटल आम का पेड़ 9 है। लेकिन इसमें तो संख्याएं लाइन की बराबर है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, यानी कि डायरेक्ट आप 3 का स्क्वायर करके आप डायरेक्ट 9 निकाल सकते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ, यानी कि टोटल यदि 9 पेड़ है, इसका रूट अंडर कर दीजिएगा तो कितनी पंक्तियों में, एक पंक्ति में कितनी है, तो इजिली यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि जितनी भी पंक्तियां हैं आम का पेड़ बराबर है। तो कहने का मतलब डायरेक्ट यही था कि 21,025 पंक्तियां हैं, तो इसका यदि आप रूट अंडर कर लेते हैं तो प्रत्येक पंक्ति में आपका निकल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग यहाँ से देख चुके हैं। तो यदि हम इसको यहाँ से निकाले रूट अंडर, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, लास्ट में कोई भी डिजिट आएगा तो 5 आएगा, 5 आ जाएगा, तो ये कहाँ से आ गया, ये नहीं हो सकता, अच्छी बात है। 125 को सबसे पहले लेते हैं, 120 इसको मान लेते हैं सपोज डेट 1 मिनट के लिए, तो बर्बाद 44 से 140 यानी 14 के करीब आता है, 14,000 के करीब, यानी ये बहुत ही आगे है 21,000, तो ये नहीं हो सकता। 13 को देख लेते हैं, 13 उनतरू से ये भी बहुत कम है, ये नहीं हो सकता। 14 देख लेते हैं, तो 14 14 196, यानी ये हो सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये थोड़ा सा प्रश्न आपको आईक्यू से बनाना पड़ेगा। बाकी बात इस तरह यदि आप इसको निकालना चाहते हैं वर्गमूल, तो यहाँ से आप इसको इजीली निकाल सकते हैं, बट इसमें नहीं जाना है आप लोग को, यहाँ से आप लोग को देखना है, ठीक है। तो 145 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 21,025 आ जाएगा, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में आपका 145 वृक्ष है, ठीक है। तब ना इसका स्क्वायर कीजिएगा आपका 21,025 दिख जाएगा। समझ गए, इस तरह प्रश्न पूछा जाता है। कुछ प्रश्न में नहीं होता, सिर्फ आपको रूट अंडर इस तरह प्रश्न आ जाए कि पंक्ति में बराबर है, लाइन्स बराबर है, तो आपको रूट अंडर कर देना उसका, ठीक है। चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर, बहुत ही इजी प्रश्न है, देखिएगा आप लोग। यदि 144 अनुपात बी, ये आपका समानुपात है, बी अनुपात 36 है, तो बी का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा है, साफ साफ बोले जा रहा है। तो बी का मान कितना होगा आपको बताना। अनुपात लिखिए या इसको बटे में लिखिए, जब भी इस तरह प्रश्न आए तो हम आपको बार बार बताएं कि ये जो अनुपात है इसको डायरेक्ट आप बटे में लिख लीजिए। समानुपात है तो इसको बराबर आप लोग कर लीजिएगा, समझ गए, समानुपात है तो इसको आप लोग बराबर कर लीजिएगा, अच्छी बात है। तब इसी तरह देख लेते हैं बी, बी बेटे 36, तो ये नीचे चले जाएगा क्योंकि समानुपात है। तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर 144 गुना 36 आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी बराबर क्या करना है, 2 गो में एगो लेना है, यानी बरबारे 44 से ये 6 4 36, यानी बी का वैल्यू कितना आया 72, यानी बी का वैल्यू क्या 0 से ज़्यादा है, जी 100% 0 से ज़्यादा है, यानी बी का वैल्यू 0 से ज़्यादा आ जाएगा, यानी उत्तर जो आपका होगा 72 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समझ गए, यानी 72 इज करेक्ट आंसर। बी का वैल्यू पूछ रहा था, इजिली हम बी का वैल्यू यहाँ से निकाल, ठीक। चलते हैं आगे की ओर। 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा, इसको तो चाहे आप सूत्र से भी बैठा सकते हैं, या तो आप सूत्र से भी बैठा सकते हैं। सूत्र से बिठाने जाइएगा तो बन तो जाएगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको मैं इजिली वो सब प्रश्न लेके आप लोग के सामने मैं आ रहा हूँ, उस तरह हल से लेके आ रहा हूँ जिसमें कि 1 मिनट से कम समय लगे, समझ गए।
जिसमें 1 मिनट या 1.5 मिनट से ज़्यादा समय लगा, उस प्रश्न को मैं जितना से ज़्यादा हो सकूँ 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व किया जाए, उस विधि को लेके आप लोग के सामने आता हूँ। ठीक है, तो जैसे ए का वैल्यू मान के चलिए, ये तो फार्मूला से निकल जाएगा। हम चाहे निकालना है तो फार्मूला से इसको परिमेय करके परिमेयकरण करके निकाल सकते हैं या नहीं जी, निकाल सकते हैं, बट उतना करना नहीं है, हमको आंसर चाहिए। आप चाहे जिस विधि से आंसर दें, हमको आंसर चाहिए। तो आंसर सिर्फ देने के लिए आपको ए का वैल्यू ज्ञात रहना चाहिए कि ए का वैल्यू कितना डिग्री का मान रख दे जो मेरा इसका आंसर का सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ए का डिग्री कोई भी वैल्यू रखने पे मेरे दोस्त, जैसे मान के चलिए इसका सबसे इजीली कॉस्ट किसका मान सबसे इजीली आप रख सकते हैं, तो ए का वैल्यू 60 डिग्री रख सकते हैं आप, क्योंकि हम जानते हैं कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है। आप जानते हैं ना, कॉस 60 का वैल्यू हाफ हो जाता है। ठीक है, यानी कि कॉस 60 डिग्री रखने के बाद इसका मान जो आएगा, ये ऑप्शन में भी ए 60 डिग्री रखने के बाद वही मान सेम आना चाहिए, तब आप लोग को पता चल जाएगा कि वो मेरा आंसर सही है। यहाँ तक समझ गए? यानी कि ए 60 डिग्री यदि मान रखते हैं, तो यदि इसका हम परिमेयकरण करते हैं तो 1 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान हाफ, उसी तरह 1 माइनस हाफ। यहाँ तक समझ गए? तो रूट अंडर जो हो जाएगा आपका 3/2, ये ऊपर जाएगा तो 2/1। ठीक, यहाँ से यहाँ चला गया, यानी कि √3 आ रहा है आपका। इसको सॉल्व करें, यदि ए का वैल्यू आप 60 डिग्री रखते हैं तो इसका आपका उत्तर जो इसको आप सरलीकरण कीजिएगा तो √3 आ जाएगा। तो आपको ये नज़र रखना है कि ऑप्शन में 60 डिग्री मान रखने पे किसका मान √3 आ रहा है, बस सिर्फ ये नज़र रखना है आपको। तो हम चलते हैं पहले ऑप्शन की तरफ। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, सॉरी सेक, तो 2। अब प्लस टेन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अरे टेन 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3 तो होगा। क्या ये √3 के बराबर आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, यानी ये उत्तर आपका नहीं हो सकता। समझ गए, यानी ये उत्तर नहीं हो सकता। कोसेक प्लस कोटेक चलते हैं, तो कोसेक का मान, कोसेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2/√3। अरे साइन साइन 60 डिग्री का मान जब √3/2 हो सकता है, तो कोसेक तो साइन का उल्टा है, यानी 2/√3 प्लस कॉस कॉस कॉट ए, यानी कॉट 60 डिग्री का मान क्या, कॉट 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो कॉट 60 डिग्री का मान जो हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो यदि हम यहाँ से इसको करें तो √3 हम कॉमन ले लेते हैं, सॉरी एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर में 3 आ जाएगा। यदि आप इसको परिमेयकरण करते हैं √3 तो ये आ जाएगा √3/√3/√3 3 3 चला गया, यानी √3। यानी ये भी उत्तर, यदि हम इसका वैल्यू 60 डिग्री रखें तो इसका आ रहा है, यानी ये उत्तर हो सकता है। ठीक है, आगे की ओर देख लेते हैं। सेम एम माइनस है तो ये कभी नहीं आ सकता, ये भी नहीं होगा, और ये तो हमेशा ही नहीं होगा। तो यानी उत्तर आपका जो आंसर निकल के आया मेरे दोस्त, तो उत्तर बी इज करेक्ट आंसर। कोसेक ए प्लस कॉट ए का मान √3 के बराबर आ जाता है, ये आपको सेटिस्फाई करने का नियम। समझ गए? तो इस तरह प्रश्न में चाहे तो आप इसको फार्मूला से भी कर सकते थे, सूत्र से भी कर सकते थे, पर चाहे यदि थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा दीजिएगा, ए का जगह वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो आप इजीली इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछे गए, एनटीपीसी में भी 12th लेवल जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें भी पूछे गए, तो ग्रुप डी में तो भर 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 के पूछे गए थे एक एक प्रश्न। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये मेथड आप अपना सकते हैं। चलते हैं आगे की ओर। छठा नंबर प्रश्न देखिएगा, 7834 प्लस 213 भागा 3 माइनस 51। तो इसमें सबसे पहले इस तरह प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले बोधमास आपको ज्ञात रहना चाहिए। बार बार बता रहा हूँ, बोधमास में पहले छोटी ब्रैकेट काम क्रिया करना है आपको, तब मझली ब्रैकेट का, तब बड़ी ब्रैकेट का। इसके बाद आपको ऑफ में आ जाना, यानी का रहेगा तब उसका काम क्रिया होगा, तब फिर भाग रहेगा तो उसका काम क्रिया रहेगा, फिर गुना होगा तो फिर उसका काम क्रिया करेंगे, तब जोड़ का करेंगे, तब घटा का करेंगे। ठीक है, तो इसमें ब्रैकेट तो कहीं नाम निशाना नहीं है, नहीं ऑफ का है, यानी ये दोनों काम क्रिया पहले नहीं होगा, तो यानी भाग है इसमें, जी हाँ भाग है, तो पहले भाग का काम क्रिया। तो भाग का काम क्रिया आप लोग पहले करते हैं, तो प्लस 3 सत्ते 21 3 एका 3 माइनस 51। तब क्या हो जाएगा, गुना भी नहीं है, तब प्लस का काम क्रिया हो जाएगा। तो प्लस का काम क्रिया करते हैं तो यहाँ से 5 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 7905 में आपको 51 माइनस करना है। यदि 51 माइनस करते हैं तो लास्ट 4 आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 78 54 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? 7854 इजिली यहाँ से कर सकते थे, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं। चलते हैं आगे। राधा और रावण की आयु के बीच 6 वर्ष का अंतर है।
एक राधा थी और एक रामा थी, उसके दोनों का आयु यानी उम्र जो हो रहा था उसका यदि अंतर हम करते, यानी 6 वर्ष का अंतर है, यानी कि आप बोल सकते हैं राधा रामा से 6 साल बड़ी है। ठीक है, क्या कि साफ साफ बोला गया राधा रामा ये रामा से बड़ी है। ठीक है, 6 वर्ष बड़ी है और उनके आयु का योग 26 वर्ष है, यानी कि राधा प्लस रामा के आयु का ये जो उसका उम्र जो जोड़ेंगे हम, टोटल 26 साल आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए? तो आप माइनस ये आप कर सकते हैं, तो 2 राधा का जो एज हो जाएगा आपके पास 32 हो जाएगा, तो यानी एक राधा का जो एज निकल के आएगा 16 आ जाएगा। समझ गए? यानी एक राधा का उम्र जो आया 16 आया, और रामा का उम्र क्या रखेंगे जो माइनस करके 6 आ जाएगा, तो यानी आप बोल सकते हैं 10, इसको योग करने के बाद पक्का 26 हो जाएगा। तो साफ साफ बोला गया ना, राधा राम से बड़ी है, 100% राधा राम से बड़ी है, तो उसकी आयु क्या है? उसकी आयु 16 साल है। समझ गए? यानी कि राधा की आयु आपकी 16 साल है, जिसकी आयु बड़ी है 16, एक करेक्ट आंसर। ठीक है, चाहे तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे करते? इसको चाहे तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से करने का नियम, सबसे पहले मान लेते हैं हम सी नंबर 16 साल राधा की उम्र होगी। ठीक है, ऑप्शन से हम रख लिए कि 16 साल, मान लिए हम राधा की उम्र 16 साल, और 6 वर्ष का अंतर है और राधा राम से बड़ी है, तो इसका मतलब यहाँ 10 होगा, तभी तो 6 है, और राधा रामा से बड़ी है। यहाँ आप कर सकते हैं ये। ठीक है, बस इजली यहाँ से 16 10 करेंगे तो ये प्रूव्ड हो गया 26, यहाँ से कर सकते थे। यानी ऑप्शन से यदि इसको लेते तो आपको पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ता। समझ गए? यदि आप इसको लेते हैं इसे नॉर्मली, तो आपको पेन उठाने की आवश्यकता पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलते हैं आगे की ओर बिना कुछ विलंब किए। जब 20,000 की राशि को 1 वर्ष 4 महीने के लिए 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो आपको बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा या कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो। ठीक है, धन आपके पास 20,000 रुपया दिया गया था, आपके पास धन 20,000 रुपया था, इसको आपको 1 वर्ष 4 महीने के लिए इन्वेस्ट करना था, पैसा आपको मतलब उधार लेना था 1 वर्ष 4 महीने के लिए, और रेट भी दिया गया था 15.15/2%। ठीक है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना। टाइम कितने के लिए था? तो टाइम 1 वर्ष, और यदि हम इसको साल में कन्वर्ट करें 4 माह को, 4/12 यानी कि 1/3 ईयर्स। समझ गए? यहाँ से 1/3 ईयर्स। ठीक है, रेट की बात करते हैं तो रेट तो आप लोग जानते हैं 15/2%। तो पहले मैं ये देख लेता हूँ कि 20,000 का 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। 1 साल में, तो 1 साल में 15/2% था, 15/2%, यानी 15/2% इसका कीजिएगा 200 जाएगा, यानी कि 1500। इंटरेस्ट 1 साल में 1500, यदि 1500 आएगा तो ये 1500 इसमें जुटेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगेगा, तो यानी 21,500, यानी 21,500 आया आपके पास। ठीक है, यानी 1500 इंटरेस्ट है, तो ये तो इसमें जुटेगा, क्योंकि अगले वर्ष के लिए जो भी होगा तो इसमें तो दोनों जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट। समझ गए? तो यहाँ से मैं इजिली देख लेता हूँ इसको कि यदि 21,500 है तो अगले अगले क्या फुल वर्ष है? जी नहीं, 1/3 वर्ष है। कितना है? 1/3 वर्ष है, और वो भी रेट आपका 15/2% है, यानी 200, और 1/3 ईयर्स के लिए, तो 200 यहाँ से ये चले जाएगा, 3×5 = 15 चले जाएगा, 2 बचा तो 2 और 2 से भाग ना देके पहले इसको गुणा कर लीजिए, 5×5 = 25, हाथ में 2, अब 5×1 = 5, 2 7, अब 5×2 = 10, यानी 1075/2, यदि इसको डिवाइड कीजिएगा, 2×5 = 10, 2×3 = 6, 2×7 = 14, 2×5 = 10, यानी 537.5 दूसरे वर्ष में इंटरेस्ट आया, और पहले वर्ष में 1500, यानी इंटरेस्ट जो ही पूछा जा रहा है, पहले वर्ष में 1500, दूसरे वर्ष में 537.5, यदि इसको आप ऐड कर दीजिएगा तो 0.5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 2037.5 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2037.5 इज करेक्ट आंसर। समझ गए? यहाँ इजिली, यदि यहाँ आपको 2 वर्ष देता, 1 वर्ष देता, तो आप लोग इजिली कर सकते थे, लेकिन यहाँ ऐसा दिया नहीं। एक 1 वर्ष और 4 महीने के लिए था, तो पहले हम 1 वर्ष का निकाल लिए, फिर हम 4 महीने का निकाल लिए, 4 महीने को साल में कन्वर्ट करके यहाँ से इसको इजिली हम निकाल लिए। ठीक है, कोई दिक्कत आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका पूछ सकते हैं, अगली बार जो सेशन लेके आएंगे ये प्रश्न को दोहरा देंगे। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। यदि 49:1 समानुपात
x अनुपात 81 और 64 इसी प्रकार 169 जहां x और y दो प्राकृत संख्याएं हैं। तो 2x प्लस 3y का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो 2x प्लस 3y मान निकालने के लिए सबसे पहले x y का वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए, आपको होनी चाहिए ना। ठीक है, तो सबसे पहले x का वैल्यू ज्ञात करते हैं, इसके बाद y की ओर चलेंगे। x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस अनुपात में यदि आपके पास प्रश्न आ जाए तो सिंपली मत कीजिए। 49 अनुपात है यानी दो बिंदा है, तो ये अनुपात है, तो ये इसको आप बेटे के रूप में भी लिख सकते हैं। तो बेटे x, ठीक है, समानुपात यानी बराबर कर देना है। x अनुपात है तो बेटे में 81 कर देना, तो यानी कॉर्नर यहाँ से यदि आप गुना कीजिएगा तो x गुना x स्क्वायर और 79 गुना 81, यहाँ तक समझ गए। यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू इतना आया, तो एक्स बराबर जो आएगा 2 में 1 हो जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, यानी एक्स का वैल्यू जो आया 963। यहाँ से एक्स का वैल्यू आप लोग के पास चले आया। ठीक है, अब y का वैल्यू हम लोग देख लेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा। तो इसी प्रकार आपको लिखना है 64 बेटे y बराबर y बेटे 169। तो यहाँ से y स्क्वायर बराबर 64 गुना 169 आप लोग इजीली लिख सकते थे मेरे दोस्त। तो y बराबर 8 गुना 13 69 से, तो y बराबर 13 8 104। ठीक है, x और y का वैल्यू निकल गया, तो आपको धरती पे कोई चीज का वैल्यू पूछे तो आप इजीली इसका निकाल सकते थे। तो 2x प्लस 3y का यानी कि 2x का वैल्यू क्या निकला 63, 3y का वैल्यू क्या निकला 104, तो 104। ठीक है, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126 और यहाँ 4 तिया 12, 3 का 3 यानी 312। इसको यदि आप ऐड करते हैं तो 6 2 8 इकाई डिजिट पे 8 आएगा, यानी कि ये दोनों काम तमाम। ठीक, 6 2 8 हो गया, फिर यहाँ 3 हो गया, यानी 438। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर होगा आपका ए 438। ठीक है, तो सबसे पहले 3xy का वैल्यू पूछा जा रहा है ना, तो दोस्त तो xy का तो वैल्यू पता रहना चाहिए, तब ना आप x का 2 से गुना कीजिएगा, y को 3 से गुना करके योग कीजिएगा। तो यानी x का वैल्यू निकालना है, फिर आपको y का वैल्यू निकालना है, फिर इजिली आप यहाँ से निकाल सकते हैं ऑटोमेटिक। चलते हैं आगे की ओर। 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा। ये प्रश्न भले लेंदी है लेकिन बहुत ही आसान है, ये जो प्रक्रिया करते हैं बिल्कुल ही आसान से निकल जाएगा। एक किताब को टाइप करने की आवश्यकता है। अकेले कार्य करते समय ए इसे 15 दिन में टाइप करता है। ठीक है, एक किताब है उसको टाइप करना था। ए को टाइप के लिए भिड़ाता है तो 15 दिन समय लेता है, यानी ए को टाइप के लिए भिड़ाता है तो 15 दिन समय। बी को अकेले इसमें भिड़ाता है तो 12 दिन समय लेता है, बी 12 दिन ले लेता है। सी को इसमें भिड़ाता है तो 20 दिन ले लेता है, चलिए भाई 20 दिन। और यदि डी को भिड़ाता है, ये मेरे दोस्त 8 ही दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बोला जा रहा है यदि ए डी मिलकर सन के रूप में, बी सी मिलकर मून के रूप में और ए सी मिलकर रीड के रूप में कार्य करते हैं, तो कौन सी किताब सबसे कम समय में टाइप कर लेगा। कौन, मतलब कहने का मतलब है ये सन मून रीड क्या है, देखो ये कुछ नहीं है, यानी कि ए डी जो मिलकर काम कर रहा है ना, उसी का नाम दिया है सन। समझ गए, SUN मतलब सन जहां आ जाएगा इसका मतलब AD, मून आ जाएगा इसका मतलब BC है, और रेड आ जाएगा मतलब AC है। ठीक है, तो जब ए 15 दिन में टाइप कर रहा था, बी 12 दिन में टाइप कर रहा था, बी 20 दिन में टाइप कर रहा था, सी आपका 20 दिन में टाइप कर रहा था, डी आपका 8 दिन में टाइप कर रहा था, कोई तो टाइप कीजिएगा। इसे तो खाली बैठ के उंगली तो मत हिलाइएगा, कुछ तो टाइप कीजिएगा। तो टाइप यहाँ क्या आ जाएगा, कोई संख्या आना चाहिए कि जिसको हम टाइप करेंगे, यानी इस जगह वो संख्या आएगा जो सबसे विभाजित है, या आप इजिली बोल सकते हैं कि आपका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम इसीलिए लेते हैं कि एलसीएम ही वो संख्या होता है कि जो दी गई सबसे विभाज्य हो जाए। इसका एलसीएम कितना होगा, तो क्या एलसीएम निकालना पड़ेगा, जी बिल्कुल नहीं, वो निकालना नहीं है आपको। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या एलसीएम हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी ही संख्या इसमें से विभाजित हो सकता है। तो क्या 20 विभाजित है सबसे, जी नहीं, कभी भी नहीं है। तो 20 नहीं है, क्या करेंगे, इसे दुगुना लीजिए 40, क्या 40 विभाजित है, जी नहीं, 12 से नहीं होगा। 60 नहीं होगा, 80 भी नहीं होगा। इसी तरह 4 चले गए, 80 5 100, 20 पंचे 100 नहीं होगा, 20 छके 120, जी जरूर हो सकता है। यानी यदि आप 120 टोटल वर्क को मानते हैं, ये आपका टोटल पेज जिसको टाइपिंग करना है आपको, टोटल 120 पेज है। ठीक है, 120। तो ये एक दिन में कितने का ही टाइपिंग करेगा, 15 8 120 यानी 8 पेज। बी एक दिन में कितने पेज करेगा, 10, सी 6 और डी
15 8 120, यानी इतना टाइप करेगा। ये बात आप मान गए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। यानी कि एक दिन में ये 8 टाइप करेगा, ये एक दिन में 10, एक दिन में 6, एक दिन में 15 टाइप करेगा, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि ए डी मिलकर सन के रूप में, यानी सन के रूप में जो था वो ए और डी था, यानी ए ये है और डी ये है, यानी 8 और 15, यानी टोटल एक दिन में ए डी मिलकर 23 काम करेंगे। समझ गए, ए डी यानी सन को बोल लेते हैं या इसको ए डी भी बोल लेते हैं, बात एक ही है, यानी ए डी मिलकर एक दिन में 23 काम। इसी प्रकार आप मून को देखें तो मून कौन था भाई, मून बी सी था। तो बी सी क्या है आपका, बी सी 10 और 6 है, यानी कि 10 और 6, यानी बी सी एक दिन में 16 का ही काम करेगा। इसी प्रकार है आपका, यहाँ से आप देखते हैं रेट किसके रूप में डिनोट कर रहा था, ए और सी, यानी ए और सी, यानी ए और सी, यानी 8 और 6, 8 और 6 यानी 14, यानी एक दिन में ये 14 इकाई कर लेगा। तो आपके पास टोटल वर्क कितना था, आपके पास टोटल वर्क कितना था, तो बोल दीजिएगा गुरुजी टोटल वर्क आप मेरे पास 120 था, मतलब टोटल पेज जो टाइपिंग करना था 120 था। ए और डी एक दिन में 23 पेज टाइपिंग कर लेता है। इसी प्रकार बी और सी यानी मून एक दिन में 16 पेज टाइपिंग कर लेता है, एक दिन इतना टाइपिंग कर लेता है। तो आपको बताना है सबसे कम समय कौन लगाएगा, एक दिन में ये 23 टाइपिंग, एक दिन में 16 टाइपिंग, एक दिन में ये 24 टाइपिंग, तो सबसे कम समय वही लगाएगा ना जो सबसे एक दिन में सबसे ज्यादा टाइपिंग कर लेता हो, तभी तो सबसे कम समय में खत्म कर देगा वो। यानी कि सन ही वो है कि एक दिन में 23 टाइपिंग करा था, बाकी बात सबसे तो उससे छोटे टाइपिंग करा, ये तो हो ही नहीं सकता है। यानी कि हो सकता है तो आपका सन ही हो सकता है, सन ही जो ऐसा है जो सबसे कम समय में ये खत्म कर देगा सन। यानी कि इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ए और डी, ए डी मिलकर सबसे कम समय में इसको पूरा कर लेंगे। ये था आपका आंसर, ठीक है। कुछ नहीं था, सिंपल ही था, जिस तरह प्रश्न दिया जाता था ए इतना दिन में, बी इतना दिन में, सी इतना दिन में, तो बताए टोटल मिलकर कितना दिन में। बस सिंपल यही प्रश्न था, थोड़ा सा आपका लैंग्वेज में और थोड़ा भाषाओं में थोड़ा लेंदी कर दिया जिससे आपका समय खपत ज्यादा हो, ठीक है। इस तरह करना नहीं है, सीधे एलसीएम लेके उसका आपको एक दिन का काम निकाल लेना है, इसके बाद जो पूछे वहां से इजिली आप निकाल सकते थे। चलते हैं आगे की ओर। 11 नंबर देखिएगा, एक बेलन का आयतन ज्ञात करना था। तो बेलन को आप इस रूप में लिखते हैं, है ना, ये बेलन है, ये बेलन की त्रिज्या हो जाता है और ये जो है बेलन की ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है, ये भी त्रिज्या है। तो पूछा जा रहा है एक बेलन का आयतन क्या होगा। तो इसका आयतन यदि निकालिएगा मेरे दोस्त, तो इसका आयतन पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका टोटल एरिया, नीचे वाला पेंदी का एरिया और कितनी ऊंचाई तक है, यही तो आप निकालते हैं इसका आयतन, यानी पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरह निकालते हैं। पाई आपके ऑप्शन में भी है, तो पाई को छेड़छाड़ नहीं करना है। इस प्रकार आपको बार बार बोले हैं, एक बार आप ऑप्शन की ओर ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। पाई को छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। त्रिज्या दिया गया था कितना, 5, तो यानी त्रिज्या का स्क्वायर 25। ऊंचाई भी दिया गया था कितना, 7, तो यहाँ से 7 इजिली लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो आ जाएगा 175 पाई सेंटीमीटर क्यू आपका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि आयतन है, आयतन को हमेशा हम क्यू में मापते हैं। तो 175 पाई सेंटीमीटर क्यू इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। समझ गए, ठीक है। तो सिंपली इसका आयतन निकालने के लिए हम लोग पाई आर स्क्वायर एच ही क्यों लेते हैं, क्योंकि पाई आर स्क्वायर पेंदी का इसका एरिया हो गया और कितनी ऊंचाई तक है यही तो आपका आयतन होता है ना, तो ऊंचाई से गुना कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे की ओर। यदि त्रिभुज जिसका शीर्ष इतना, बहुत ही इजी प्रश्न है, इसको भी दो विधि से आप लोग कर सकते थे, एक या तो सूत्र से भी बना सकते थे, एक दूसरा ट्रिक से भी आप लोग बना सकते थे। तो ये आप लोग के लिए HW का काम करेगा। तो आप लोग जो भी इसका उत्तर होगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसको मैं कल से एक बार फिर और लेके चले आऊंगा, दोनों विधि से बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन, आप लोग के लिए ये प्रश्न छोड़े जा रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। 13 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, यदि एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करने में 36 मिनट का समय लेता है, तो उसको बताना है कि कितना दूरी वो तय किया, ठीक है। कोई भी एक आदमी था, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से वो चल रहा था, या दौड़ रहा था, या वो गति कर रहा था, वो 36 मिनट तक वो दौड़ता है, तय करता है। तो बताइए, बताना है आपको कि 36 मिनट तक इतना गति से कितना दूरी तय करेगा, वो भी किलोमीटर में। तो दूरी निकालने के लिए आपको क्या ज्ञात रहना चाहिए, चाल ज्ञात रहना चाहिए।
और गुना समय ज्ञात रहना चाहिए, वो तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो चाल कितनी थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना था 36 मिनट था, लेकिन किलोमीटर में है ये तो इसको घंटा में बदलेंगे तो 36 मिनट को यदि 60 से भाग दीजिएगा तो ये घंटे में परिवर्तित हो जाता है। समझ गए ये? तो यहाँ से आप यदि कीजिएगा इसको तो 6 से 36, 6 से 10, 6 पंचे 30 यानी 3 किलोमीटर आप डिस्टेंस तय कर लीजिएगा 36 मिनट में, यदि आपकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कि 3 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? समझ गए? तो यानी 3 किलोमीटर। चलते हैं आगे की ओर। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, इसको भी दो विधि से कर सकते थे। यदि आप इसको सिंपली आप यदि प्रश्न के अनुसार सॉल्व करने जाते हैं तो आपको 1 मिनट 1.5 मिनट समय देना पड़ेगा मेरे दोस्त। यदि आप इसको ऑप्शन विधि से सॉल्व करते हैं तो आपको 15 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर हो जाएगा। ऑप्शन से हम लोग पहली बात ऑप्शन से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी संख्या को भाजक से भाग देने पर शेषफल 16 बचता है। जब मूल संख्या के दुगुने को उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। तो भाजक का मान क्या होगा? ये बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि एक भाजक है, इसको कोई संख्या आपको भाज देना है, मान लीजिए भाज्य आपका y है, तो बोल रहा था इसका शेषफल 16 बचता है। ठीक है, और यही मूल संख्या के दुगुने को यानी 2y को यही x से आप भाग दीजिएगा मेरे दोस्त, तो शेषफल आपका 3 बचता है। तो आपको बताना है कि वो जो संख्या जिससे हम भाग दे रहे थे उसका वैल्यू क्या है, यानी x का वैल्यू क्या है, ये आपको बताना है। समझ गए? x का वैल्यू आपसे पूछा गया था, x का वैल्यू क्या है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले की ओर ऑप्शंस की ओर चलेंगे। ऑप्शंस की ओर इसीलिए चलेंगे क्योंकि यहाँ से इजीली आप कर सकते थे। यदि पहला भाजक हम 51 माने, यदि हम पहला भाजक 51 माने, यदि कोई संख्या इसमें विभाजित कर रहे हैं, आपका फल 16 बच रहा है, तो ये भाज्य क्या हो जाएगा? अरे ये भाज्य मान के चलिए मेरे दोस्त, ये एक ही बार में जा रहा है। जब एक ही बार में जा रहा है तो ये 7, ये 6, 67, यानी एक बार में जाएगा तो 51, यहाँ से आपका आ जाएगा 16, यानी कि ये आपका 16। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आगे जो ये संख्याएं बोला गया इसको प्रूव करना है कि यानी ये मूल संख्या के दुगुनी, यानी कि 67 के दुगुनी, जिस प्रकार यहाँ पे किए थे, तो 67 से दुगुनी 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, इसी संख्या को विभाजित करें तो शेषफल हमको 3 बचना चाहिए, जिस प्रकार यहाँ बताया गया है। क्या शेषफल 3 बच रहा है? कभी नहीं बच रहा है, यानी ये आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, प्रूव तो हो ही नहीं रहा है, यानी कि ये ऑप्शन आपका 100% नहीं हो सकता, यानी ये आपका नहीं हो सकता। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं 29 की तरफ। यदि 29 वो भाजक मान लेते हैं हम, 29 को कोई भी संख्या भाज करेंगे, यदि 16 शेषफल बच रहा है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये 45 क्या हो सकता है? यदि एक बार में हम 29 को लगा दे तो यहाँ पे 16 से बचेगा। ठीक है, अब इसका दुगुना संख्या लेना है यानी 90। अब 90 को भी तो इसी भाजक से विभाजित करना है आपको, तभी तो आपका शेषफल 3 बचना चाहिए, तब हम समझेंगे उत्तर सही है। क्या शेषफल 3 बच रहा है? क्या बच रहा है? यदि 3 बार में इसको उड़ाते हैं तो नतिया 27, हाथ में 2, 3 दूनी 6 दूनी 8, यानी जरूर है शेषफल 3 बच रहा है, यानी ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। समझ गए? इस प्रकार सॉल्व किया जाता है ऑप्शन से। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व किया जाता है ऑप्शन से। यदि आप इस सॉल्व विधि से करते हैं तो आपको ये फॉर्मूला ज्ञात रहना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है, चाहे तो आप इस विधि से भी अपना सकते थे या निकाल सकते थे, या आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। ऑप्शन से जाने का मतलब ये है कि आपको बहुत ही समय, मिनिमम समय कम आपको देना पड़ेगा, आपका आंसर निकल जाएगा। समझ गए? तो आपको किस तरीके से बनाना है ये आपको डिसाइड करना है। चाहे तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, चाहे तो आप प्रश्न से भी जा सकते हैं। समझ गए? चलते हैं आगे की ओर। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, 0.5 गुना 10.6 माइनस 2, 0.2 गुना 1.4 बटे 0.4 आ गया। इसका मान क्या होगा आपको बताना है। तो सिंपली इसको आप गुना भी कर सकते थे, यदि ये संख्याएं बड़ा रहता तो इसको आप कॉमन भी ले सकते थे। ठीक है, तो 0.5 को यदि आप इससे गुना कीजिएगा तो सिंपली इसको गुना करते हैं, दशमलव को 1 मिनट के लिए आप भूल जाइए। तो यहाँ से आपका 6 पंचे 30 हो गया, 5 का 5 यानी 530। 530 हो गया तो दशमलव कितने अंक के बाद है? 2। एक अंक इसमें, एक अंक इसमें, 2 अंक, तो 2 अंक के बाद इसमें दशमलव हम बिठा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। माइनस इसको भी 1 सेकंड के लिए दशमलव आप भूल जाइए, यानी 14 दूनी 28 हो जाएगा। कितना अंक के बाद दशमलव है? 1 अंक, और 2 अंक, यानी 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा बेटे 0.4। ठीक है, यहाँ से आपका इजली चले आया था।
तो यानी दशमलव है तो यहाँ ये जीरो आप हटा सकते हैं, कोई मायने नहीं रखता है, तो इसको हटा भी सकते हैं या जीरो लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो 5.30 में 5.28 चला जाएगा तो 5.02 आ जाएगा या नहीं, इसको 0.4 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, ये दशमलव उड़ाइएगा, नीचे 2 जीरो, ये दशमलव उड़ाइएगा, ऊपर 1 जीरो, ये जीरो चला जाएगा, तो इसको आप इजिली फर्रे से 502/40 लिख ही सकते हैं ना। 4 से इसको कटाइएगा, 4 से 10, 4 एक 4, 4 दूनिया सॉरी 4 एक 4 हो गया, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। ठीक है, तो दशमलव एक था, यहाँ दशमलव, इसको भी दशमलव यदि उड़ा के यहाँ लीजिएगा तो इसको 12.55 आंसर आपका चले आएगा। इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ गए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता था कि एक भाग दूसरे से 10 अधिक है। ठीक है, कोई भी संख्या था उसको आप दो भागों में विभाजित किए, कोई भी संख्या इसको दो भागों में विभाजित किया और इसका जो अंतर आया वो 10 अधिक आया, मतलब इसका अंतर 10 आया। और यदि दोनों संख्याओं का अनुपात दिया गया था तो प्राथमिक संख्या क्या होगा ये आपको बताना। तो दो संख्याओं का अनुपात 4x इंटू 3x दिया गया था और ये भी साफ साफ बोला रहा है कि इसका अंतर 10 है, लेकिन इसका अंतर करेंगे तो x होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए यहाँ 10, बता दिया 10, यानी x का वैल्यू क्या आया आपके पास 10, यानी x का वैल्यू 10 रखिएगा तो अंतर 10 आएगा। समझ गए, यदि हम रखते हैं x का वैल्यू 10 तो 40, इसका x का वैल्यू 10 तो 30। क्या x का वैल्यू 10 अंतर आ रहा है दोनों संख्या में? 100% 10 का अंतर आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, यानी कि तो सबसे प्रारंभिक संख्या क्या है आपके पास? प्रारंभिक संख्या 40 है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी रेशियो में दिया गया था इसका भी 10 आना चाहिए, इसका भी, लेकिन रेशियो में 10 जो आएगा तो वो तो रेशियो के मिनिमम रूप में ही आएगा ना, तो मिनिमम रूप में x आया, यानी वैल्यू 10 है तो x बराबर 10, x 10 रहना चाहिए x के जगह पर, यानी कि x के जगह पर 10 रखेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहीं हो रहा है, समझने में परेशानी हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, उसका जवाब आप लोग को मिल जाएगा। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। समांतर रेखाओं के एक युग्म को एक तिर्यक रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेद किया जाता है कि कोण ए और कोण बी एकांतर आंतरिक कोणों को युग्म बनाते हैं। तो यदि m कोण ए 35 डिग्री है तो कोण बी कोण 2 का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इस प्रकार प्रश्न को आप डायग्राम बनाइएगा कि दो समांतर रेखाएं, समांतर रेखा वही होती है जो एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो यानी कि वो एक तिर्यक रेखा होगा जो दोनों को प्रतिच्छेद करके निकल जाए। ठीक है, तो साफ साफ बोला गया है कोण ए और कोण बी एकांतर आंतरिक कोणों के योग है, यानी कि यदि ये कोण ए है तो ये कोण बी होगा। यही तो एकांतर कोण होता है ना, कोई भी तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो यही तो एकांतर कोण होता है। और ये इसका संगत कोण हो जाएगा ना, ये इसका संगत कोण, ये इसका एकांतर कोण। ठीक है, तो यदि कोण ए इसका वैल्यू 35 डिग्री दिया गया है मेरे दोस्त, तो इसका वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। तो हम जानते हैं कोई भी दो समांतर रेखाओं कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके आंतरिक कोणों यानी एकांतर के आंतरिक कोणों का युग्म बराबर होते हैं। यानी यदि ये इसका 35 डिग्री होगा तो ये भी 100% इसका 35 डिग्री होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, कुछ प्रश्न में नहीं था, आप नहीं भी डायग्राम बनाते थे इसको आंसर इजली आप सॉल्व कर सकते थे, पर वैसा हुआ नहीं क्योंकि आप लोग प्रश्न से घबरा, यही है ना। तो प्रश्न को जितने भी पढ़िए आप लोग कम से कम रखिए एकांतर योग कोणों का युग्म क्या हो जाता है, संगत कोणों का युग्म क्या हो जाता है, तो ये सब आपको बेसिक फंडा रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका इजली 35 हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं एकांतर आंतरिक कोणों का युग्म बराबर होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, x प्लस 1/x बराबर 42 दिया गया है, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान क्या होगा। तो ये फॉर्मूला से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो कोई भी संख्या 1/x बराबर यदि x दिया गया हो, एक्स क्यू प्लस में पूछ ले तो इसका एक्स क्यू माइनस 3x हो जाता है। ये बात समझ में आ गया, यानी कि एक्स क्यू माइनस 3x प्लस है ना तो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो एक्स क्यू क्या है 42, यानी 42 का क्यूब 3 गुना एक्स का वैल्यू क्या है 42। तो यहाँ से क्या इसको आप क्यूब करके उत्तर दे सकते हैं? जी नहीं दे सकते हैं। यदि आप इसको करते हैं तो आप टाइम इसमें खपत कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। यानी यदि हम इसका सिंगल डिजिट खेल करें तो 2 का क्यूब 8, यदि इसका सिंगल डिजिट लेते हैं, इकाई डिजिट लेते हैं, इकाई अंक लेते हैं तो 3 दूनी 6, यानी कि इकाई अंक कोई भी संख्या होगा मेरे दोस्त
कोई भी संख्या आपका होगा, कोई भी संख्या आपका होगा इकाई अंक पे 2, यही आपका आंसर होगा। तो इकाई अंक पे 2 एक ही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। तो इस तरह वैल्यू पुट आपको करना, ये सब तो हो ही नहीं सकते। इकाई अंक पे 0 6 9 आ रहा है, यही इकाई अंक पे वही आंसर होगा जिसके इकाई अंक पे 2 हो, तो 2 एक ही ऑप्शन पे आ रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। तो इस प्रकार यदि सवाल दे जहां आपको संख्या एक थोड़ा सा मैक्सिमम के तौर पे कैलकुलेशन तौर पे जा रहा है, तो आप इजिली इसको सिंगल डिजिट या सम विधि से आप इसको बना सकते हैं। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। एक कक्षा में 35 छात्रों की औसत आयु 15 है। औसत आयु वो हो जाता है मेरे दोस्त जो वो संख्याओं को टोटल प्रतिनिधित्व करता है सबसे मिनिमम यानी औसत बीच वाले भाग में। ठीक है। जब शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षिका की आयु क्या होगी आपको बताना है। इसको भी चाहे तो आप 2 विधि 3 विधि 4 विधि से भी बना सकते हैं। सिंपली इसको मैं सबसे नॉर्मल विधि से कैसे सबसे कम समय में करूंगा उसके विधि से बनाऊंगा। ठीक है। तो 35 छात्रों का औसत आयु कितनी थी? 15 साल थी। ये औसत आयु है, याद रखिएगा। यदि आप छात्रों की संख्या, एक बात याद रखिएगा, यदि छात्रों की संख्या गुना औसत औसत संख्या से गुना करते हैं तो छात्रों की कुल संख्या का योग आ जाएगा, कुल आयु का योग आ जाएगा। समझ गए यहाँ तक? ठीक है। यानी कि 35 व्यक्तियों की आयु 15 वर्ष थी औसत आयु। ठीक है। 35 छात्रों की, उसमें से एक शिक्षक जुट गया। एक शिक्षक जुटने का परिणाम ये हुआ कि उसका औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गया, यानी कि 1 वर्ष ये प्लस हो गया। समझ गए यहाँ तक? अरे यहाँ तक समझ गए। यानी कि औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गया एक आदमी जुटने के बाद। ठीक है। यानी कि पहले 35 औसत था, यदि औसत एक आयु बढ़ा तो टोटल छात्र में एक एक आयु बढ़ा होगा, यानी कि 35 साल, है ना। क्योंकि हम टोटल छात्रों से औसत आयु गुना करेंगे तो टोटल छात्रों का योग तो ही आ जाएगा जितना बढ़ा, यानी कि 35 बढ़ाना। और 16 वर्ष का तो ये चले आया था। समझ गए। यानी 16 वर्ष बढ़ा तो एक जो बढ़ा मेरे दोस्त, एक जो ये शिक्षक का आयु बढ़ा जो 16 वर्ष हुआ, तो इसका तो आयु 16 वर्ष होगा। समझ गए। यानी कि ये जो पहले छात्रों की संख्या थी एक एक वर्ष इसमें बढ़ा, तो छात्रों में तो 35 साल बढ़ा होगा, यानी शिक्षक में 16 साल। यहाँ से आप लोग कर सकते हैं टोटल 51 साल, यानी कि शिक्षक की जो आयु आ जाएगा आप लोग के सामने 51 साल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्या कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो बस बच्चे की तरह आप लोग कर सकते थे। इसको 15 गुना 5 कीजिए, फिर इसमें एक आयु जुड़ जाएगा यानी 36, एवरेज आयु बढ़ जाएगा 16, यानी इसको भी कीजिए, इसको माइनस कीजिएगा, तब आपका 51 साल आ जाएगा। चाहे आप इसको गुना कीजिए चाहे आप इसको अंतर कीजिए, बात बराबर है। इसमें भी हम गुना किए बट मोटी संख्या में गुना ना किए, छोटे में के जो सबसे उत्तर चले आए। यदि मान के चलिए 35 के जगह पे आपको 499 दिया रहा था, 15 के जगह पे आपको 729, तब आप क्या करते? गुना ही करते? नहीं। ठीक है। तो इस विधि से आप लोग अपना सकते हैं। चलते हैं आज के लास्ट नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न। दो संख्याओं का योग 27 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरे संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो दो संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है आपको बताना। ठीक है। दो संख्याओं का योग दिया गया है टोटल 27। एक संख्या का 5 गुने, यानी कि एक संख्या 5 गुने, तो यदि एक संख्या मानते हैं x तो 5x, दूसरी संख्या के 4 गुने बराबर, यानी दूसरी संख्या y है तो इसके 4 गुने यानी 4y बराबर, ये बराबर। ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 5x बराबर 4y है, यानी x और y का रेशियो क्या हो जाएगा? तो x बराबर में 4 है तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा, और y बराबर में ये 5x है तो y बराबर 5 है, यानी कि इसका रेशियो जो हो जाएगा मेरे दोस्त 4x अनुपात 5। समझ गए। इसका अनुपात ये हो जाएगा। समझ गए। लेकिन साफ साफ बोला जा रहा है कि ये दोनों का जो अंतर होना, ये दोनों का योग जो होना चाहिए ना वो 27 होना चाहिए, लेकिन योग इसका कितना है? 9 है ना। 9 योग जो होना चाहिए 4:5 का योग होना चाहिए आपका कितना? 27, लेकिन योग है कितना? 9 है। यानी इसको 4x 5x लिख सकते हैं, ये 9x है लेकिन होना चाहिए कितना? 27। यानी 9x आ रहा है लेकिन होना चाहिए 27, यानी कि x के जगह पर कुछ रखना पड़ेगा, तो x के जगह पे यदि आप 3 रखते हैं तो 9×3=27, यानी इजिली आप यहाँ x के जगह पे 3 है तो ये 12 हो जाएगा, आप 5×3=15 हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है? तो दो संख्याओं में छोटी संख्याएं क्या है? छोटी संख्याएं 12 है। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। बड़ी संख्याएं पूछता तो बड़ी संख्याएं 15 आ जाता। समझ गए। लेकिन छोटी संख्याएं पूछा गया तो छोटी संख्या 12 है।
ठीक है। तो प्रश्न आप लोग को कैसा लगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इसको कर सकते हैं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। यदि इसका पीडीएफ चाहिए, कोई भी नोटिफिकेशन जॉब का यदि पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यदि ये आप सर्च भी कर लीजिएगा मोबाइल में तो आपको डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे पहुंचा देगा, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा आप लोग बताते नहीं, आप लोग बताइएगा जरूर, लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा न्यू बच्चे के पास। और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो गया, कोई भी नोटिफिकेशन हो गया, या क्लास रिलेटिव कोई भी पीडीएफ हो गया, या पीवाईक्यू हो गया, कोई भी रेलवे हो, एसएससी हो, कोई इसके लिए आप लोग जुड़े अवश्य और टेस्ट मारते रहें, क्योंकि एग्जाम डेट कभी भी आ सकता है। जब एग्जाम डेट आएगा तो आप लोग कुछ नहीं कर सकिएगा, ठीक है। तो इसलिए मौका अभी आप लोग के सामने है। तो धन्यवाद, आज आपका यही इस सेशन था। कैसा सेशन लगा आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।